हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है अस्थि मज्जा व स्रोतस का मॉडर्न कोरिलेशन, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं ओस्टियो आर्थराइटिस। ओस्टियो आर्थराइटिस संधिगत वात का मॉडर्न कोरिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। ओस्टियो आर्थराइटिस है क्या? डेफिनेशन: इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। पहले तो यही बात है, क्योंकि अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो ये क्रोनिक चलता है, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक ये चलेगा। तो मोस्ट क्रोनिक फॉर्म ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, यानी कि साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर जैसे और भी कई सारे डिसऑर्डर होते हैं, उनमें होने वाला सबसे कॉमन डिसऑर्डर है ये। एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव चेंज। अब ओस्टियो ओस्टियो यानी कि बोन, इसके अंदर डीजनरेशन होता है। किसका? बोन का जो वहाँ पर कार्टिलेजेस हैं उनका उनका यहाँ पर क्या है, डीजनरेशन चलता रहता है। उनका डीजनरेशन यहाँ चलता रहता है। तो कंटिन्यू जब बोन डीजनरेट होती रहती हैं तो क्या है, फिर आगे अगर ये कंटिन्यू ये चीज़ कई सालों तक अगर चलती रहती है तो वो एक बोन डिफॉर्मिटी में चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस। It is characterized by progressive degenerative changes in articular cartilage over the years, particularly in weight bearing joints। इनके लिए बोल दिया गया है कि जो weight bearing joints हैं उनमें ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। और आपको याद रखना है कि इसके अंदर मेन होता क्या है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है। किसके अंदर? बोन्स के अंदर और कार्टिलेजेस के अंदर। टाइप्स दो होते हैं इसके, प्राइमरी आर्थराइटिस और सेकेंडरी आर्थराइटिस। देखते हैं प्राइमरी आर्थराइटिस क्या है। प्राइमरी आर्थराइटिस की इटियोलॉजी क्या होती है? इटियोलॉजी होती है इसकी, ये मोस्ट कॉमनली इसकी इटियोलॉजी ये है कि ये बाई बर्थ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ये देखने को मिलता है। जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से या मेटाबॉलिक कोई फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि या कि बोन्स का डीजनरेशन अपने आप स्टार्ट हो गया हो। और इसके लिए एक खासियत बात है कि ये 45 ईयर मोस्ट, जैसे हम आयुर्वेद में क्या पढ़ते हैं कि संधिगत वात है, वो मेनली वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्राइमरी आर्थराइटिस और सेकेंडरी में एज का ही एक डिफरेंस है, जिसमें ये तो 45 एज से पहले होती है ये डिजीज, एज अब 45 ईयर्स उससे पहले हो रहा है। और एंडोक्राइनल फैक्टर, कुछ एंडोक्राइनल फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि बोन्स का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाए। फिर सेकंड है सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ये किस वजह से होती है? जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हुआ जिसकी वजह से क्या है, कोई ट्रॉमा हो गया, बोन का ब्रेकडाउन हो गया, बोन टूट गई, तो ट्रॉमा की वजह से भी ये स्टार्ट हो सकता है। इन्फ्लामेटरी डिजीज, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, किसी भी जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस जॉइंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। क्योंकि इन्फ्लामेशन में क्या है, जो मैक्रोफेजेस आएंगी, जो न्यूट्रोफिल्स आएंगी, अगर उन्होंने क्या है, कोई बाहरी जो एजेंट है उसके साथ साथ अगर बोन का भी डीजनरेशन स्टार्ट कर दिया, बोन के अंदर भी अगर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन शुरू कर दी, तो आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर किसी जो जॉइंट है कि कोई बोन है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, यानी कि जो बोन की जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो जो नई सेल का फॉर्मेशन होता है, ऑस्टियोब्लास्ट और जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ये तो डीजनरेशन के लिए होती हैं। लेकिन जो जो सेल जो बोन का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे क्या है बोन कंटिन्यू फॉर्म होती रहे, अगर उनकी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या है, नई सेल नहीं बनेगी। नई सेल नहीं बनेगी, साथ साथ जो वहाँ पर प्रेजेंट जो पुरानी जो सेल्स हैं उनको भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो भी क्या है, उनकी भी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन यहाँ शुरू हो जाएगी। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। फिर देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म लीड्स एनाटॉमिकली अल्टर्ड बट पेन फ्री जॉइंट्स। क्या है? एनाटॉमिकली कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलती है, जिसके अंदर क्या होता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म में एनाटॉमिकली अल्टर्ड क्या है, चेंज होता रहता है, कभी कहीं, बट पेन फ्री जॉइंट। पेन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चीज होती हैं। ओवरवेलमिंग और क्रोनिक इंसल्ट लीड टू पुअर रिपेयर रिस्पॉन्स, यानी कि अगर ये डिजीज क्रोनिक हो गई
तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि उसकी रिपेयर, यानी कि जो ओस्टियोपोरोसिस हो रखा है या जिन बोन्स के अंदर डैमेज शुरू हो गया है, उन बोन्स की रिपेयर मुश्किल से होती है। पुअर रिपेयर रेस्पॉन्स लीडिंग प्रोग्रेसिव टिश्यू डैमेज, जिसकी वजह से क्या है, जो बोन्स के जो टिश्यू हैं उनकी कंटिन्यू क्या है, डैमेजिंग चलती रहती है, वो कंटिन्यू डैमेज होते रहते हैं, तो वो एक टाइम बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर मेन तो है इसके साइन एंड सिम्टम। इंसीडियस ऑनसेट ओवर मंथ और ईयर, अचानक से इसका ऑनसेट शुरू होता है, कई बार ये कई महीनों से ही शुरू हो जाती है, लेकिन कई बार और लंबे जो है कई सालों तक ये रह सकती है। रिलेटेड टू मूवमेंट एंड वेट वियरिंग जॉइंट्स, कौन से जॉइंट्स में देखने को मिलता है ऑस्टियोआर्थराइटिस? जो मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि जो है नी जॉइंट हो गया इनके अंदर, या फिर जो वेट वियरिंग जॉइंट्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलेगा। 15 मिनट, हाँ इसमें क्या है, जैसे हम उसमें देखते हैं रूमेटेड आर्थराइटिस में, क्या है, 15 मिनट से ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलती है, मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, 15 मिनट से कम मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगी। वन और फ्यू जॉइंट्स आर पेनफुल, हो सकता है जिन जॉइंट्स के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है उनके अंदर क्या है, उनमें या फिर उनसे ज़्यादा जॉइंट्स में क्या है, यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा। पल्पेबल एंड समटाइम ऑडिबल, क्या है, क्रिपिटस साउंड यहाँ पे देखने को मिलेगी जब भी वो मूवमेंट करेगा, जब भी वो पेशेंट चलेगा। तो हम देखो, जब संधिगत वात में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर एक स्पेसिफिक, इसको आपको कोरिलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आया था, वात द्रतिपूर्ण, क्योंकि जब वो चलेगा तो उसके आयुर्वेद क्या कहता है, उसके जॉइंट्स के अंदर क्या भरी हुई है, हवा, एयर या वायु, तो वो चलेगा तो वायु शब्द गुण उत्पन्न करेगी, इसकी वजह से क्या है, ऑडिबल, जब भी चलेगा तो कट कट की ध्वनि आएगी, क्या है, क्रिपिटस साउंड उसको क्रिपिटस साउंड सुनाई देगी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट जब भी आता है डॉक्टर के पास, तो वो क्या है, एक बार उसको चला के साउंड को सुनने की कोशिश करता है। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे करवा के देख सकते हैं, जैसे बोन की डिफॉर्मिटी का पता चल जाएगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन, HB%, TLC, DLC, ESR और RA फैक्टर, ये टेस्ट सारे करवा के हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिजीज ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। फिर सेकंड है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ बोन मास। लॉस ऑफ बोन मास क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बोन का डीजनरेशन कंटिन्यूअस चल रहा है। अब जब भी बोन डीजनरेट होगी यानी कि बोन का क्या है, डैमेज हो रहा है, बोन डैमेज हो रही है, तो जो बोन का वेट होता एक्चुअली, जितना वेट बोन का होना चाहिए था या होता है, वो कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस उसके अंदर क्या चल रहा है, डीजनरेशन चल रहा है। तो लॉस ऑफ बोन मास दैट अकर थ्रू आउट द स्केलेटन, कहीं भी हो सकता है, कंप्लीट जो अपना स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर ये कहीं भी देखने को मिल सकता है, किसी भी बोन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो सकती है। प्री डिस्पोजिंग पेशेंट टू फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज ओस्टियोपोरोसिस, जो मतलब फ्रैक्चर है उसको भी हम क्या है, ओस्टियोपोरोसिस बोल सकते हैं। फिर इसकी इटियोलॉजी क्या है, एज बढ़ने के साथ साथ जैसे क्या है, ओल्ड एज पेशेंट के अंदर क्या है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उनकी सेल जो है वो धीरे धीरे नेक्रोसिस की कंडीशन में जाने लगती हैं। और क्या है, अगर किसी तरीके से ऑस्टियोक्लास्ट का नंबर बढ़ गया तो भी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन शुरू हो जाती है। कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, जो लोग एल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करते हैं, टबैको का इंटेक करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी केमिकल एजेंट होते हैं जो जिनके अंदर डीजनरेशन पावर होती है। आफ्टर मीनोपोज, जनरली ये जो डिजीज है वो फीमेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। आफ्टर मीनोपोज क्या होता है, कुछ जो फैक्टर्स हैं जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोन्स के लिए इन फीमेल्स। लेकिन क्या है, जैसे ही मीनोपोज आता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डाउन होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो सकता है। थायराइड हार्मोन एक्सेसिस, अगर किसी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है उसके हार्मोन बढ़ रहे हैं, थायराइड हार्मोन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी क्या है, इनकी जो है वो सेल का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे, या नंबर ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट बढ़ गए तो ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाएगा। फिर है इसकी पैथोजेनेसिस। रिस्क फैक्टर लीड्स टू लॉस ऑफ बोन मास, जो रिस्क फैक्टर है जैसे अल्कोहल कंजप्शन हुआ या तंबाकू इंटेक हुआ
या थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है, इससे क्या होगा, इससे जो बोन मास है वो डिक्रीज होगा, लॉस ऑफ बोन मास एंड डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी। जो बोन की डेंसिटी होनी चाहिए, जो भी कैल्शियम फॉस्फोरस जो भी बोन के अंदर प्रेजेंट है, जो उसकी मिनरल डेंसिटी होती है, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगेगी, विच कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। फिर है इसके साइन सिम्टम। फ्रेजिलिटी फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स, जब फ्रेजाइल फ्रैक्चर में जैसे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर, कहाँ का फ्रैक्चर सबसे कॉमन होता है, फोर आर्म का, चलते चलते गिर गए तो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है फोम। अगर ओस्टियोपोरोसिस है तो फोर आर्म की जो बोन है वो बहुत जल्दी, रेडियस और अल्ना बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होता है। स्पाइन और फीमर, क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस सबसे ज़्यादा इन्हीं बोन्स के अंदर होता है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर इनके ज़्यादा अंदर होगा तो क्या है, ये इनकी बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रैक्चर बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगेंगे। बैक पेन होगा, अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो बैक पेन होगा, और हाइट लॉस, क्योंकि अगर बोन का डिजनरेशन हो रहा है, जैसे दो जॉइंट्स हैं, कोई भी जॉइंट्स है, जैसे नी जॉइंट्स में फीमर में जो नी जॉइंट्स है वो फीमर है और टिबिया है। ऐसे नी जॉइंट्स के अंदर क्या है, जैसे जैसे बोन का डिजनरेशन होगा, बोन क्या होने लग जाती है, छोटी होने लग जाती है, और बोन छोटी होने लग जाएगी तो हाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, लेकिन कुछ सेंटीमीटर में हाइट जो होती है वो कम हो जाती है। एंड काइफोसिस बॉडी बेंड हो जाती है, किधर, लेटरल साइड में बॉडी का बेंड हो जाना, जो सॉरी जो कूबड़ बोलते हैं वो होता है काइफोसिस। फिर उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन में बोन मिनरल डेंसिटी करवाएंगे, सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट को देखेंगे, और क्या है, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। अगर थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है तो भी उस पेशेंट के अंदर क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। और ईएसआर वैल्यू, बोन मिनरल डेंसिटी से हमें आइडिया लग जाएगा कि जो बोन है उसके अंदर, इससे तो कंफर्म टेस्ट हो ही जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस बोन के अंदर चल रहा है। तो ये आपके दो टॉपिक हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। एग्जाम के लिए मैटर सफिशिएंट है, आप एग्जाम के लिए पढ़ें तो ये काफ़ी है, अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।